हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 2 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिसके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 2 के ऊपर। लेसन नंबर 1 की वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूं इस सीरीज की और उम्मीद है आप हर एक वीडियो को सीरीज वाइज ही देखोगे, टॉपिक वाइज ही देखोगे ताकि आपके हर एक कंसेप्ट सीरीज वाइज ही कंप्लीट होते चले जाएं। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाइए 9667836336 यहां जाके नोट्स ले सकते हैं। अब हम आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। जो हमारा आज का कंसेप्ट है वो है लेसन नंबर 2 सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेंटर लिमिट थ्योरम। तो पहले हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में कि सेंटर लिमिट थ्योरम का मतलब क्या होता है, वो डिस्कस करेंगे, और सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना आज की वीडियो में वो ये रहेगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कि हम एक्सपेक्टेशंस कैसे निकाल सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस या फिर वेरिएंस हम कैसे निकाल सकते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा जो हम इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर देखो लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर में कौन कौन से हैं। पहला हमें समझना होगा कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम होती क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार एंड सिग्मा एक्सआई क्या होता है, यानी कि हम एक्स बार को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो हम देखेंगे, और सिग्मा एक्सआई क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा तीसरा पार्ट क्या है, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार एंड एस स्क्वायर, वो हम कैसे निकालेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये 3 टॉपिक हमारे टॉपिक का पार्ट है, वो हम डिस्कस करेंगे एक-एक करके। अब आते हैं सबसे पहले पार्ट पे, सेंट्रल लिमिट थ्योरम होती क्या है। अब यहां से आपको एक बात समझाता हूं क्या, कि जब हमारे पास पॉपुलेशन साइज बहुत ज्यादा होता है ना, तब हम इस थ्योरम को यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। यानी कि जब हमें कोई भी डाटा कलेक्ट करना है, किसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, या फिर किसी का मीन निकालना है, और वो डाटा जो है वो जो पॉपुलेशन है बहुत सारी है, ठीक है, तब हम उसको लिमिट करने की कोशिश करते हैं, उसे कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। वो किसकी हेल्प से करते हैं, वो हम करते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम की हेल्प से। इसमें आप देखो क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल लिमिट थ्योरम व्हेन द सैंपल साइज n, सैंपल साइज क्या है n। अब सैंपल साइज सबको पता होगा कि भाई जहां पे भी डाटा कलेक्ट कर रहे हो, जो भी अपने सैंपल चूज किए हैं वो n नंबर्स के हैं, ठीक है, तो वहां पे n नंबर्स हैं, यानी कि n जो है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, इज लार्ज इनफ, वो बोलता क्या है, बड़ी है, लार्ज इनफ, देन एवरी डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तब हमें हर एक डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज करना पड़ता है किसमें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, रिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। इससे फर्क नहीं पड़ता कि डिस्ट्रीब्यूशन किस लेवल पे होने वाली है। अब रैंडम सैंपल्स आर ऑब्टेन्ड बाय मेथड ऑफ रैंडम स्टिमुलेशन, जहां पे हम रैंडम सैंपल्स क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं बाय द मेथड ऑफ रैंडम स्टिमुलेशन फ्रॉम द पॉपुलेशन ईच सैंपल साइज n, एंड इफ n इज लार्ज इनफ देन दिस विल गिव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इससे हमें क्या मिलता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, यानी कि हम कहीं ना कहीं अपनी पूरी लार्ज इनफ जो हमारी पॉपुलेशन साइज है उसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में विद। चलो फिर और आगे लिखते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था जहां पे हम जो है सेंट्रल लिमिट थ्योरम के तहत जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन उसको हम कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में विद मीन म्यू, इसको बोलते हैं म्यू, सिंबल होता है एक तरह का ये, एंड वेरिएंस, दो चीज होती है। एज द सैंपल साइज इंक्रीजेस द प्रिसीजन ऑफ एस्टिमेट्स इंक्रीजेस, तो जो हमारे एस्टिमेट भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे अगर हमारा सैंपल साइज इंक्रीज करता है तो ये थी हमारी सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो अगर मैं इन सारी बातों को समराइज करते हुए सिंपल सा मतलब ये है कि जहां पे हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं उसको हम बोलते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम। अब आते हैं अगले पार्ट पे, इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, यानी कि हम जो है वो एक्स बार को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक क्या था, मीन ऑफ एक्स बार, यानी कि हम मीन निकालते कैसे हैं। मीन निकालना हमने बचपन में समझा होगा, जैसे क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन है सबका सम कर दो और डिवाइड कर दो किससे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, सपोज करो हमने पहले 5 नेचुरल नंबर ले लिए, जिनको याद नहीं मैं याद दिलाता हूं, 5 नंबर नेचुरल नंबर ये होते हैं 1 2 3 4 5, है ना, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, पहले 5 नंबर है। मैं आपको बोलूं पहले 5 नंबर का मीन निकाल दो, जब इसका मीन निकालने जाओगे तो इसका मीन कैसे आएगा, इसका मीन आएगा हमारे पास 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यानी जितनी ऑब्जर्वेशन है सबका सम कर दो, जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उसे डिवाइड कर दो। तो 1 + 2 कितना हो गया 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15/5 3 हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारे पास क्या आया है, मीन का आंसर। तो उसी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
अब आता है एक्स बार, जैसे यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है x1 x2 x3 से लेके xn तक, यानी जितने भी नंबर सबका सम कर दो, डिवाइड बाय जितने नंबर है। यहाँ पे क्या है मीन ऑफ x बार, इसी को हम क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x। यानी कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी वाले केस से बात करूं तो एक्सपेक्टेशन किसको बोलते हैं, मीन ऑफ x बार को ही बोला जाता है। अब यहां से कुछ प्रॉपर्टीज आती है, इसका फॉर्मूला भी सेम रहेगा। अगर आपको एक्सपेक्टेशन निकालना है, सभी x1 x2 x3 को xn तक प्लस कर दो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। अब यहां पे देखो यहां से आती है पहली प्रॉपर्टी, क्या कि अगर आप x और y दोनों ऑब्जर्वेशंस को जोड़ने के बाद एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हो, चाहे आप दोनों का इंडिविजुअली एक्सपेक्टेशन निकाल के जोड़ रहे हो, आपका आंसर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अब यहां से एक और आते हैं मीन ऑफ x बार, वो क्या होता है x इसको n तक जोड़ दो और टोटल नंबर ऑफ n, या फिर आप सारे जो भी हमारे ऑब्जर्वेशन है सबकी एक्सपेक्टेशन निकाल लो, सबको जोड़ो और n से डिवाइड कर दो, बात हमारी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। तो ये मैं डिस्कस कर लिया सारी प्रॉपर्टीज को। पहले हमने इसमें समझा वीडियो में कि सेंटर लिमिट थ्योरम होती क्या है, जो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था। फिर हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार हम किस प्रकार से करते हैं। अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हम जो है वो वेरिएंस किस तरीके से निकालेंगे, हम एक्सपेक्टेशन किस तरीके से निकालेंगे, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अब उसका करना क्या होगा, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं, फिर हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे जहां पे मैं आपको एक्सपेक्टेशन निकाल के दिखाऊंगा। यहां तक पर इसको जो उतारना उतार सकता मैं उतारूंगा बोर्ड के सामने से। चलो फिर हम देखते हैं यहां से एक सिंपल टॉपिक। मैं आप लोगों को एक चीज समझाता हूं। इस क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, इस टॉपिक में एक्सपेक्टेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। चाहे आप उसे मीन बोलो, चाहे आप उसे एक्सपेक्टेशन बोल रहे हो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स। यानी कि आपको पहले पहचानना होगा आपका रैंडम वेरिएबल एक्स क्या है, फिर आपको उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी पड़ेगी, और जब आप उसकी से मल्टीप्लाई कर दोगे उसका समेशन जो होगा वो आपका क्या होगा, एक्सपेक्टेशन। फिर हम बाद में बात करेंगे वेरिएंस की, उसका फॉर्मूला ये रहा, फिर डिस्कस करते हैं। अब एक मैं आपको सिंपल समझाता हूं टॉपिक। पहले हमको समझाता है रैंडम वेरिएबल एक्स का मतलब क्या है। सपोज करो मैंने आपको एक सिचुएशन दी, ठीक है, हमने एक क्वेश्चन लिखा यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में क्या था कि आपका जो रैंडम ऑफ वेरिएबल एक्स है कि आपने एक सिक्के को उछाला, ठीक है, कितनी बार, 3 बार। व्हेन वी टॉस अ कॉइन 3 टाइम्स देन रैंडम वेरिएबल एक्स इज नंबर ऑफ हेड्स। अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है कि भाई नंबर ऑफ हेड्स जो है वो कितने हो सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर मैं एक सिक्के को उछालूं 3 बार, तो पहले बताओ टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने बनेंगे। अगर मैं टोटल सैंपल स्पेस की बात करूं तो कुछ ऐसे आएगा। सबसे पहली बात तो सैंपल स्पेस बनेंगे कितने, वो बनेंगे 8। मतलब कैसे पता किया, मैंने वो चीज समझाई थी कि जनरल फॉर्मूला होता है ना सिक्के के केस में होता है 2 की पावर n। ये होता है जनरल फॉर्मूला किसके केस में, सिक्के उछालने के केस में, जहां पे 2 किसको दिखाता है कि भाई कितने आउटकम्स आ सकते हैं। और जब एक सिक्का उछलेगा तो मात्र और मात्र 2 आउटकम्स बनते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो ये 2 किसको दिखा रहा है, तो हेड या टेल को। n दिखाता है नंबर ऑफ टाइम्स कॉइंस आर टॉस्ड, यानी कितनी बार कॉइन टॉस किया गया है। 2 की पावर 3 मान लेते हैं, यहाँ पे 2 की पावर 3 हमारा कितना हो गया, 8, यानी कि 8 सैंपल स्पेस बनेंगे। सैंपल स्पेस बनाने का तरीका सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। सबसे पहले 8 का आधा कर दो, 8 का कितना हो गया, 4, तो 4 बार हेड 4 बार टेल, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर 2 का आधा कर दो, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ये बन गए हमारे 8 के 8 सैंपल स्पेस। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को भी किसी प्रकार का डाउट होगा। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, 8 सैंपल स्पेस बन चुके हैं। हाँ, कई बच्चे सिंपल तरीके से बना लेंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन सपोज करो ये सिक्का 4 बार उछलता तो दिक्कत हो जाती, तो इसलिए मैंने इस तरीके से बना लिया। अब समझते हैं कि हम जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये समझाया भी था, वो चीज समझते हैं यहाँ पे। सपोज करो मैंने बात कर ली यहाँ पे, अब ये देखो ये बन गया भाई टेबल। सबसे पहले आपको रैंडम वेरिएबल x पहचानना होगा, जो यहाँ पे x का बाहर लिखा हुआ है, हम यहाँ पे x पहचानते हैं। और हमारा x क्या था, नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स, यानी कि हेड्स कितने आ सकते हैं। अब देखो हो ही सकता है कि हेड्स एक भी ना आए, अगर सिक्का 3 बार तो ये हो सकता है कि हेड्स एक बार भी ना आए, हेड्स 1 बार आए, हेड 2 बार आए, और सबसे ज्यादा हेड 3 बार आए। यही 3 केस बन सकते हैं, और यही 4 केस बन सकते हैं, इसके अलावा कोई केस नहीं बन सकता। अब आती है इनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x। अगर हम बात करो एक बार भी हेड नहीं आया, अब एक बार भी हेड नहीं आया तो क्या आए होंगे, तीनों बटे आए होंगे, तो एक ही केस है ऐसा, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/8। हेड एक बार आया, अब देखो हेड एक बार कहां पे है, एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, तो 3/8। अब हेड 2 बार कहां पे है, हेड 2 बार है इस केस में 2, और ये 3/8, और हेड 3 बार कहां पे है, ये रहा, एक ही केस में 1/8। अब आप लोगों को एक बात बहुत अच्छी समझा रहा हूं यहाँ पे, अगर आपको कोई भी चेक करना हो कि आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही है या नहीं है, कभी भी इनका सम कर लेना। जब भी आप लोग इनका सम करोगे ना, इसका आंसर 1 आना चाहिए।
तो देखो बना रहा है नहीं आ रहा, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर ऐड करूंगा 3 और 1 4, 4 और 3 7 और 1 8, 8/8 बना रहा है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही है। अब मैं आपको समझाता हूं कि एक्सपेक्टेशन हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर मैं एक्सपेक्टेशन की बात करूं यहाँ पे एक चीज चेक कर रहा था, हाँ ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। तो देखा आपके भाई ने यहाँ करते करते इसका भी चेक कर लिया कि सही है कि नहीं लिखी, सही लिखी है मैंने नहीं लिखी, सही था क्वेश्चन भी और सही है वैल्यूज भी। अगर आप इसकी भी कभी भी ऐड करोगे ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन, आपका यहाँ पे भी क्या आएगा, आंसर 1 ही आएगा। अब यहाँ पे देखो, मतलब मैं कहना ये चाहता हूं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी रैंडम वेरिएबल x वाले केस में सबका सम 1 होगा। दूसरी बात, सारी वैल्यूज जो है ना यहाँ पे, ये आपको 0 से लेके 1 के बीच में मिलेगी, कभी भी 1 से फालतू नहीं होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। अगर 1 से फालतू हुई तो वो केस भी खत्म हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, और नेगेटिव आया तब भी आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूं, तो हमारा मेन टॉपिक है कि हम जो है वो मीन यानी कि x बार या फिर हम एक्सपेक्टेशन किस तरीके से निकालते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस x की करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई, तो 0 × 1/8। तो मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं यहाँ पे एक्सपेक्टेशन, तो वो होती है सिग्मा x × px। तो सिग्मा तो बाद में करेंगे, पहले करते हैं इसकी से मल्टीप्लाई, तो 0 मल्टीप्लाई में 1/8 बीच में प्लस, फिर करेंगे 1 मल्टीप्लाई में 3/8, ठीक है, बीच में प्लस 2 मल्टीप्लाई 3/8 बीच में प्लस, फिर 3 मल्टीप्लाई 1/8। तो ये हमने कर दी अपने x की से मल्टीप्लाई, मतलब इस x की इस px से मल्टीप्लाई। अब इन सबका सम करना है, तो वही हमारा क्या होगा, एक्सपेक्टेशन। तो 0 गुना में कुछ भी हो, खत्म। 1 × 3/8 कितना आ गया, 3/8। 2 × 3/8 कितना हो जाएगा, काटना मत भाई, समझ लो काटना तो मैं आता ही नहीं है, छोड़ दो काटना। 2 × 3 6/8, सबको पता है कि कट रहा है, और जरूरत है काटने, क्यों नहीं काटना अभी पता लग जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 3/8। अब ये बता मेरे भाई, अगर काट दिया तो कैलकुलेशन नहीं जरूरत पड़ती है, नीचे वाले सेम है, ऊपर वाले को ऐड हो जाएंगे। तो 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12/8। और तो सोल्व करूंगा मैं इसे, तो कितना आंसर आएगा, 3 किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, 12/3 पे 8/2 पे 3/2 हमारा क्या बन जाएगा, आंसर इस सवाल का। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, हमारा एक्सपेक्टेशन या फिर मीन कह सकते हो आप लोग। अब समझते हैं वेरिएंस कैसे आएगा। वेरिएंस के लिए यहाँ पे आपको एक चीज और निकालनी पड़ेगी, लगे हाथ, वो क्या, इस x का स्क्वायर, इस x का स्क्वायर। तो मैं यहां निकाल लेता हूं, है ना, इतनी जगह बनाते हैं, थोड़ा सा गैप। अब देखो 0 का स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पे x का स्क्वायर निकालूंगा तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इतना सिंपल सा है कि आप वेरिएंस के लिए एक तो एक्सपेक्टेशन ही करो x स्क्वायर। देखो एक्सपेक्टेशन में क्या आ गया, x स्क्वायर, यानी कि इस केस को मैं यूं लिख सकता हूं कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x से। तो अब मैं करूंगा इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो अगर मुझे ये निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर, तो मुझे x स्क्वायर यूज करना पड़ेगा। तो फिर से भाई ये आएगा सिग्मा x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। तो 0 × 1/8 बीच में प्लस 3 × 3/8 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर बीच में प्लस 3/8 मल्टीप्लाई में 4, बीच में प्लस 1/8 मल्टीप्लाई में 9, ये हमारा बनेगा। जब मैं सोल्व करूंगा इसे तो पूरा 0 हो गया, तो ये वाला पार्ट 0, ये हो जाएगा हमारा 3/8 बीच में प्लस, ये हो जाएगा 4 × 12, 12/8, और ये हो जाएगा हमारा 9/8। अब ध्यान से आप समझोगे तो डिनोमिनेटर हमारा बिल्कुल सेम है, 12 और 9 कितने हो गए हमारे 21, 21 और 3 कितने हो गए 24। तो 24/8 ही हमारे पास कितना आंसर आएगा, 3। तो ये आ गया हमारे पास 3। तो दिक्कत क्या है, ये है एक्सपेक्टेशन x स्क्वायर, मुझे निकालना क्या है, वेरिएंस। अगर मैं पूरे फॉर्मूले की बात करूं तो जो वेरिएंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेशन x स्क्वायर माइनस में एक्सपेक्टेशन x का होल स्क्वायर, ये चीज। अब ये तो मैंने अभी भी निकाला, कितना आंसर आया मेरा, 3 आंसर आया। माइनस में ये मैंने पहले निकाल रखा है एक्सपेक्टेशन ऑफ x। भाई दोनों में डिफरेंस समझ रहे ना, यहाँ पे ये हमने x स्क्वायर निकालने के बाद तब उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करी है, तब ये आया है। और ये तो पहले से निकाल रखा है एक्सपेक्टेशन ऑफ x, कितना आया था 3/2। बस अब इसका स्क्वायर करना है, तो 3/2 का स्क्वायर, 3 यूं का यूं, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, इसके नीचे 1 है, 4 3 कितना हो गया 12, एलसीएम ले लो, 4 3 12, 12 में से हो गए 3, 3/4 हमारे पास क्या आ गया आंसर। तो ये हमारे पास जो है ना, वो हमारे पास क्या है, वेरिएंस। तो सही है, 12 में से 9 गई 3, हाँ 3/4 आ गया। अब एक चीज समझाता हूं, अब आपको मान लो निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो उसके लिए क्या करते हैं हम, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर द रूट वेरिएंस।
कि जो भी वेरिएंस है उसके ऊपर रूट चढ़ा दो। तो वेरिएंस हमारे पास ये रहा, तो अंडर द रूट 3/4 रूट 3 वैसे रहेगा, 4 बाहर जाएगा 2 बन के, क्योंकि हम सब जानते हैं रूट में से जोड़े बाहर आते हैं। 4 को मैं लिख दूंगा 2 into 2 और उस 2 into 2 में से एक 2 बाहर आ गया, रूट 3/2 हमारे पास क्या है आंसर। अब हम करेंगे आज की वीडियो में सिर्फ एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो, इस वाले क्वेश्चन की, फिर मैं इस वीडियो को क्लोज कर दूंगा। पहले यहाँ तक जिसको जो उतार सकता है मैटर बोर्ड के सामने से, फिर हम करेंगे ये वाला सवाल सोल्व, जो थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे जो है एक तो पॉइंटों में है, दूसरी बात यहाँ भी ये वैल्यूज पॉइंटों में है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को, पहले यहाँ तक जिसको जो उतार सकता है मैटर बोर्ड के सामने से। चलो फिर अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, अब यहाँ पे हमारे पास दे रखा है एक x, एक सीरीज, और ये हमारे पास है क्या, उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें फिर से क्या निकालना है, मीन या फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ x, और हमें क्या निकालना होगा, वेरिएंस। चलो दोनों चीज निकालते हैं। तो फिर से भाई कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ढंग से। तो भाई देख रहे ना कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो, मेरी भी और आप लोगों की, वैसे मैं कोशिश करूंगा ना ही हो। अब हम पहले क्या निकालते हैं, यहाँ पे हमारे पास x है px, सबसे पहले निकालते हैं एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टेशन निकालते हैं, एक्सपेक्टेशन। अच्छा, एक्सपेक्टेशन करना क्या पड़ेगा, मुझे करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई क्या यहीं पे कर लेते हैं, क्योंकि देखो एक्सपेक्टेशन का जो फॉर्मूला होता है, मतलब कि x निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x बार मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन x, और इसका समेशन सिग्मा, यानी कि समेशन करना होता है इसका। तो चलो सोल्व करना शुरू करते हैं। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी इससे 25 100 हो गया। अब 100 है, 100 का 2 डिजिट है, यहाँ से आंसर क्या आएगा। अब ध्यान समझना, पहले पॉइंटों को भूल जाओ, मैं मल्टीप्लाई करना याद दिला रहा हूँ जिनको याद नहीं आ रही, वैसे आप लोग कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो। तो 25 चौक 100 हो गया, तो भाई 100 लिखूंगा, पॉइंट क्या है यहाँ पे 2 डिजिट है, तो पॉइंट कहां लगेगा, 2 डिजिट छोड़ के, तो ये आ गया। अब इसे करनी है इससे, अरे भाई साहब 20 से करनी है ना, तो एक काम कर लेते हैं। तो 32 325 ही करूंगा मैं किससे, 2 से, तो कितना आएगा 650। तो ये आएगा हमारा 650 और 2 जीरो क्यों, क्योंकि एक जीरो मैंने इसके नाम की ऐड करी बाद में। अब पॉइंट है एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे और 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे, यानी कि पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है और यहाँ पे 1 डिजिट है, तो कितनी डिजिट है, 3 डिजिट टोटल मिला के। तो पीछे से मैं 3 रकम छोड़ूंगा और पॉइंट लगा दूंगा, बहुत बढ़िया। अब 40 गुना में 25 कितना हो गया, 25 चौक 100 और 1 जीरो बाद में लगेगी, तो हो जाएगा हमारा 1000। पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2 डिजिट है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा हमारा 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट, तो ये आ गया 10 आंसर आया यहाँ से। अब 45 गुना में 12, अब 45 गुना 12 करना है, तो 45 इंटू 12 कितना होता है, 45 इंटू 10 कितना हो गया, 450, 410 और 90, ये हो जाएगा हमारा 540। हाँ ठीक है 540, तो 540 आ चुका है। 540 पॉइंट का यहाँ पे 2 डिजिट है, 2 डिजिट छोड़ूंगा और पॉइंट लगा दूंगा, तो बस यही करना होता है। अब करनी है हमें, ये होगा इसकी से, अब इसकी से करूंगा तो 52.5 गुना में 0.30, इससे करूंगा तो जो पहले 3 से कर लेते हैं, तो 3 पंजे 15 का 5, एक हीरा, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 पंजे 15, तो ये आ गया हमारे पास 1575 और 0 लगा दो पीछे। पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, 3 रकम छोड़ो पीछे से और पॉइंट लगा दो, ये आ गया 15.750। अब 65 की करनी है 9 से, तो पहले 9 से गुणा कर लो बस इसकी, तो 6 9 9 पंजे कितना होगा, 45 का 5, 45 का 5 और 4 ये रहा, 9 से कितना हो गया, 9 6 54 और कितना हो गया हमारे पास, ऊपर 4 है 58, तो ये हो गया 58, तो 585। पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है, तो पॉइंट कहां लग जाएगा, यहाँ पे, तो ये ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सबके मल्टीप्लाई आ गई, तो 5.85 ये सब आ चुके हैं। अब सबका सम करना है, तो पर इसको सही ऑर्डर में अरेंज करना बहुत जरूरी है, वरना पॉइंटों में बच्चे प्लस माइनस में बहुत मिस्टेक कर देते हैं। तो देखो ध्यान से, तो 1.00 6.500, क्योंकि हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, तो यहाँ पे आएगा 10.00, ठीक है, 5.40, 1.750 और 1.750, ये कौन सा था, ये 15 पॉइंट है ना, 15.750 और 5.85। और एक बात और ध्यान रखना, जब पॉइंटों के बाद हम पढ़ते हैं तो हम एक एक डिजिट करके पढ़ते हैं, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ 5.85, तो यूं मत पढ़ देना 5.85, ये कुछ नहीं होता, 5.85 ऐसे पढ़ना होता है। जब मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पे आएगा 0, 5 और 5 10 का 0, एक यहाँ पे कैरी, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 7 कितने हो गए, 17 और 8 हो गया हमारा 25, 25 का 5, 2 यहाँ पे कैरी, 2 और 1 3, 6 और 3 9, 9 और 10 19, 19 और 5 हो गया हमारे कितने, 24, 24 और 20 कितने हो गए हमारे 44।
तो ये आया 44.500 और पॉइंट के अंत में अगर जीरोस हैं तो उनकी वैल्यू नहीं होती है, इनको भूल जाओ, ये हमारा आंसर है। तो मैं कह सकता हूं कि हमारा इस क्वेश्चन में एक्सपेक्टेशन आया वो आया 44.5। अब यहाँ पे एक चीज और निकालनी है, उसको क्या बोलते हैं, वेरिएंस। पर वेरिएंस मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूं, वो आप खुद निकाल लेना, ठीक है। तो वेरिएंस करोगे, क्योंकि देखो इन सबका स्केयर करना पड़ेगा आपको। जब इन सबका स्केयर करोगे तो भाई कुछ ऐसे आएगा, 25 का स्केयर 625, इसके स्केयर के लिए आपको 32.5 की 32.5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 40 का स्केयर आएगा 1600, 45 का कितना आएगा, मेरे से 2025 आएगा, 2025, ठीक है। इसका निकाल लेना। 65 का क्या आएगा, 6 पंजे 30, 3025। ये सिर्फ इन दोनों का स्केयर रह गया 32.5 का और 52.5 का। चलो फिर मैं करवा ही देता हूं। 32.5 जब स्केयर करोगे तो कैसे करोगे, 32.5 की 32.5 से मल्टीप्लाई। तो 32.5 की 32.5 से मल्टीप्लाई जब मैं ये करूंगा तो 5 पंजे 25 का 5, 2 येरा 5 दूनी 10 और 2 12 का 2, 1 येरा 5 3 15 1 16, कितना आया 1625, ये आ गया। और 2 ही करूंगा तो 650 मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो 975 डायरेक्ट मल्टीप्लाई। मैंने अभी चेक कर लेना भाई सारी 5 2 5 और 5 10 और 6 कितना हो गया, 16 का 6, 1 येरा 1 और 1 2, 2 और 6 8, 8 7 15 का 5, 1 येरा 9 और 1 10, कितना आ गया 105625। तो ये आया है 105625, इतना बड़ा नंबर आया है। और अब करना है 52.5 का स्केयर, तो 52.5 यानी कि 525 मल्टीप्लाई है 525। 5 पंजे 25 का 5, 2 येरा 5 दूनी 10 और 2 12 का 2, 1 येरा 25 1 26, 2 से करोगे कितना आएगा सॉरी 1050 और 5 करूंगा 5 पंजे ऊपर ही गया था ना 2625। अब ऐड कर लो 5 2 5 और 5 10, 10 और 6 16 का 6, 1 येरा 2 2 4 और 1 5, 6 और 1 7, ये आ गया 275625। तो ये आया है 275625। ये तो निकाले मैंने सारे स्केयर। तो ये मेरे पास क्या है, x का स्केयर। अब करना क्या होगा मुझे, अगर मुझे यहाँ पे वो वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्सपेक्टेशन, यहाँ पे सिग्मा क्यों लगा दिया, एक्सपेक्टेशन x स्केयर माइनस में एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्केयर, ठीक है। ये तो ठीक है, ये दो चीज करनी होती है। अब वेरिएंस निकालना है सपोज करो आपको, तो वेरिएंस निकालोगे आप यहाँ पे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना होगा, इस सबकी करनी होगी इन सबसे मल्टीप्लाई, ठीक है, इन सबसे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तब आपका आंसर आएगा। चलो कर ही लेते हैं, इतना क्वेश्चन कर ही दिया है। तो 625 गुना में क्या करना है हमें 4, तो 625 गुना में जब 4 करूंगा तो 2400 आएगा, है ना। बातें कैसे किया आपने, अरे कुछ नहीं था, 600 गुना में 4 2400, 25 गुना में 400, 2400 और 100 2500 हो गया, 2500 आया। अब पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है, 2 डिजिट छोड़ूंगा पॉइंट लगा दूंगा, तो कितना आंसर आएगा, सिर्फ और सिर्फ 25। तो ये हमारे पास आंसर बचेगा। तो 25 बच गया और कुछ तो नहीं बचेगा, नहीं। यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, एक तो आंसर आएगा, इसे लिख लेते हैं कहीं पे, तो 25 ऐसे मैं करूंगा, इसी करूंगा इससे मल्टीप्लाई, किसकी 32, ये इतना बड़ा नंबर है 1000, क्या है ये 1,05,625, ठीक है। इसी करेंगे 0.20 से मल्टीप्लाई। अब देखो सिंपल एक काम करते हैं, पॉइंटों से हटा लेते हैं। जब मैं करूंगा 105,625 की मल्टीप्लाई किससे, 0.20 से, भाई 0.20 है, इसको मैं लिखता हूं 1/5। कैसे लिखा समझा देता हूं वापस, बचपन की मैथ्स है भाई। पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है, और जब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो इसकी जगह क्या लिखता हूं, एक के आगे 2 0, क्योंकि पॉइंट का 2 रकम थे, 0 0 कट के 2 से 10 गया 5 पे, 5 से 1 8 लो, 10 आएगा 2 पे, 5 आएगा 1 पे, ठीक है। 6 नहीं आता, 5 आएगा 1 पे, 1 रह गया 12, 10 आएगा 2 पे, 2 25 आएगा 5 पे, कितना आया 21125। तो 21125 ये आया है जब मैंने इसकी करी किससे, 0.20 से मल्टीप्लाई। अब कर लेते हैं 1600 के 0.25 से, ये तो बहुत इजी है। 0.25 का मतलब होता है 1/4। मतलब कैसे पता किया, फिर से वही बात, पॉइंट हटाऊंगा तो मैं एक के आगे उतनी जीरो लिखूंगा जितनी पॉइंट के बाद यहाँ पे डिजिट थी, जब 2 डिजिट है 2 जीरो आएगी, 2500, तो ये 1/4 आ गया। तो 1600 करना है 1/4, कितना बचेगा 400। जिनको पल्ले नहीं पड़ा भाई, 1600 इंटू में 1/4, 4 से 16 गया, 4 पे 400, 400 रह गया। अब आएगा 2025,
इसी करने में किससे मल्टीप्लाई 0.12 से, तो 2025 इंटू में 0.12, तो 12/100 आएगा ये। 12/100 है तो एक काम करो, फिर 4 से काट लो, 4 से 12 गया 3 पे, 100 गया 25 पे, 25 से इसे काट लो, तो 25 से काटूंगा तो कितना आएगा 25 8 200 है ना, 2 रह गया 81, 3 एकम 3 8 24, कितना आंसर आया 243। बाकी चेक कर रहे ना अपना 243, तो ये भी निकाल दिया। अब किसी करनी है, इसी करनी है किससे मल्टीप्लाई 0.30 से, हाँ तो 0.30 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 275,625 मल्टीप्लाई में 0.30। अच्छा अरे एक गड़बड़ तो रहेगी मेरे भाई, 1 मिनट एक चीज चेक कर लेना यहाँ पे, जो बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, जब मैं इसका स्केयर करा था मैंने 32.5 का मैं 325 स्केयर लिख दिया, पॉइंट का यहाँ पे 2 डिजिट 1 डिजिट है ना, तो यहाँ पे ये आएगा 56.25, तो अब आंसर में थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा हमें। जब हमने इसकी मल्टीप्लाई करी थी 0.20 से, ठीक है, तो जो हमारा आंसर आया था उसमें 0.2 कदम इस तरफ आएगा, मतलब ये यहाँ लगेगा, और जब हम इसकी करेंगे तो ये तभी कर ही रहे थे हम, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, तो 2756, बस यहाँ पे की दिक्कत और कोई दिक्कत नहीं थी, 2756.25 है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 0.30 से, तो 2756.25 मल्टीप्लाई में 0.30, तो पॉइंट आऊंगा बेटे में क्या आएगा 100, यहाँ भी क्या आ गया 100, पॉइंट गायब हो गया ना, 0 से 0 कट गया, ठीक है, और कुछ मत काटो, बस 3 से गुणा कर लो इसकी, तो 3 से सी गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3 से गुणा करने पे आएगा 3 पंजे 15 का 5, 1 ये रहा, ठीक है, 3 टू कितना हो गया 6 और 1 7, 3 6 18 का 8, 1 ये रहा, 3 5 15, 15 16 का 6, 1 ये रहा, 3 7 21, 21 और 22 का 2, 2 ये रहा, 3 2 6 और 2 8, ये आ गया, ये मैंने 3 से मल्टीप्लाई 8 2 6 8 7 5। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ पे, 1 डिजिट यहाँ पे है, 3 डिजिट टोटल मिला के मतलब 1000 है नीचे, तो पीछे 3 रकम छोड़ो, 1 2 3 यहाँ पॉइंट लगा दो, तो ये आएगा 826.875, तो ये आएगा आपका। अब बस आखिरी मल्टीप्लाई करनी है किसकी, 3025 से 0.09 की, जब इसकी से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 3025 मल्टीप्लाई में 0.09 है, पॉइंट के बाद 2 रकम है, पॉइंट को हटाऊंगा, 1 के बाद 2 0 लगा दूंगा, ठीक है। अब कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि नीचे 2 0 है, पूरा कटेगा नहीं 100, तो काम को 9 से गुना ही कर लो इसके, तो कितना आएगा हमारा 9 पंजे 45 का 5, 4 ये रहा, 9 दूनी 18, 18 उतार कितने हो जाएंगे 22, 22 का 2 ये रहा 0 है, 9 की 0 से होकर 0 आएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 9 गुणा में 3 27 आ गया, तो ये आ गया 27225। यहाँ पे पॉइंट नीचे 100 है, अब नीचे 100 होने का मतलब क्या है कि पॉइंट के लिए आप पीछे 2 रकम छोड़ोगे, पॉइंट लगा दोगे, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा आपका, ये आएगा 272.25, 272.25। अब ये बस अभी ऐड करना है आप लोगों को, ऐड कैसे करोगे, बहुत सिंपल है, 25 25 मतलब 5 और 5 10, 10 और 5 15 का 5, ऐसे भी जोड़ रहा हूं मैं, ये हो गया हमारा 925, मतलब पॉइंट के बाद आया 925, और कुछ चेंज नहीं करना, पॉइंट के इस तरह वाले जोड़ लो बस अब यहाँ पे, तो ये जब जोड़ूंगा तो 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 6, 9 और 6 कितने हो गए 15, 15 और 2 17, 17 का 7, और 1 ये रहा, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 4 हो गए 8, 8 और 2 10, 10 और 7 17 का 7, 1 ये रहा, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 8 17, 17 और 2 कितने हो गए 17 और 2 होते हमारे 19, तो हमारे पास आंसर आया 1977.925, तो 1977.925 माइनस में सिग्मा एक्स का स्केयर मतलब इसका स्केयर 44.5 का होल स्केयर। अब इसका स्केयर चलो निकाल देता हूं, इसका स्केयर निकाल लेते हैं, तो 44.5 जब तुम स्केयर करोगे यानी कि 44.5 मल्टीप्लाई, पॉइंटों को फिलहाल भूल जाओ, 5 पंजे 25 का 5, 2 11, 5 20 और 2 22 का 2, 2 11, 5 20 और 2 22, 4 से करोगे 4 पंजे 20 का 0, 2 11, 4 16 और 2 18 का 8, 1 11, 4 16 1 17, मल्टीप्लाई फिर 4 से करेंगे तो यही आ जाएगा 1780, 5 2 8 और 2 10, 10 और 1 11, 2 और 1 3, 7 और 3 10, 10 और 18 का 8, 1 11, 7 और 1 8 और 1 9, 198025, तो ये आया है हमारे पास, और पॉइंट यहाँ पे लगेगा 2 डी छोड़ के पॉइंट लगेगा, तो 1977.925 माइनस में 1980.25, तो ये आप लोग माइनस करोगे, यहाँ से आपका आंसर
नेगेटिव में आ रहा है, वैसे आना तो नहीं चाहिए था अप्रोक्सीमेटली आंसर नेगेटिव में, ठीक है। बाकी चेक कर लेना कैलकुलेशन को दिक्कत हो तो बस यूं ही सोल्व करना है ये। और खामखा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन ज्यादा था, इसमें कैलकुलेटिव क्वेश्चन ज्यादा था, तो मेरे हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चन में आपको वो वेरिएंस निकालने का टॉपिक तो नहीं देगा, और वैसे देगा भी तो आप लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, वहां से आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस कर देना, माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सपेक्टेशन जो 44.5 आया था इस सवाल का। अब मिलेंगे अगले वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके और भी टॉपिक्स के बारे में और भी क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। वैसे तो टॉपिक हमारा चैप्टर पूरी तरह फिनिश हो चुका है इसी वीडियो के अंदर, तो अगले वीडियो में कोशिश करूंगा मैं लेसन नंबर 3 करवाना शुरू कर दूं। अब इसको जो उतार सकता मैं बोर्ड के सामने से।